हे टेंथीज़, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। और आज हम लोग अपनी इस रिवीजन सीरीज़ के साथ दोबारा से आ गए हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंग्लिश का चैप्टर 2 नेल्सन मंडेला। और इस नेल्सन मंडेला के चैप्टर में पढ़ने से पहले मैं यही एक चीज़ कहना चाहूँगा कि इस चैप्टर में अगर आप एक अलग आई से देखें, एक लाइफ की कुछ एथिक्स सीखने वाले हो, लाइफ की कुछ अच्छी सुनहरी चीज़ें देखने वाले हो। नेल्सन मंडेला जो उनका व्यक्तित्व था कि जो पहले एक बहुत ही अमीर घराने से आते हुए उनने सोचा कि नहीं, मेरे देश वालों के साथ गलत हो रहा है, और उन्हें अपनी कंफर्ट जोन से हट के उनके लिए स्ट्रगल किया, और स्ट्रगल करके जिस कीर्तिमान उन्हें स्थापित किया और जिस जगह पे वो जाके खड़े हुए, वो आज हम पढ़ने वाले हैं। अगर इस नज़रिए से अगर कोई भी देखेगा तो वो ये चैप्टर बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं लगेगा, और ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग भी लगेगा और समझ में भी आएगा। तो सीधे इसकी एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशन पे बढ़ते हैं। 10th May dawned bright and clear. For the past few days, I had been pleasantly beside by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respects before the inauguration. The inauguration would be the largest gathering ever of इंटरनेशनल लीडर्स ऑन साउथ अफ्रीकन सॉइल। अब नेल्सन मंडेला कहाँ से शुरू करते हैं कि 10 मई का दिन, जो कि बहुत ही ब्राइट, सुनहरा और बहुत ही क्लियर था, और उससे कुछ दिन पहले से ही बहुत से बड़े बड़े वर्ल्ड लीडर्स और डिग्निटरीज उनसे मिलने आ रहे थे, उनको रिस्पेक्ट देने आ रहे थे इनाग्रेशन से पहले। और ये जो इनाग्रेशन होने वाला था, ये सबसे बड़ी गैदरिंग होने वाली थी साउथ अफ्रीकन सॉइल में इंटरनेशनल लीडर्स की। द सेरेमनीज टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्फी थिएटर formed by the Union buildings in Pretoria. For decades, this had been the seat of white supremacy, and now it was the site of a rainbow gathering of different colors and nations for the installation of South Africa's first democratic non-racial government. अब क्या बोलते हैं कि जो सेरेमनी होने वाली थी वो लवली सैंडस्टोन एम्फी थिएटर में होने वाली थी। सैंडस्टोन के एम्फी थिएटर में होने वाली थी। एम्फी थिएटर यानी कि जो सिनेमा हॉल होता है, वही सिनेमा हॉल अगर उसकी छत खुली है तो वो एम्फी थिएटर हो गया। और वो कहाँ पे था? यूनियन बिल्डिंग्स ऑफ प्रिटोरिया में। और बहुत डिकेड से, यानी कि बहुत दशक से, बहुत सालों से कई ऐसा हो रहा था कि यहाँ पे किसकी राज चलता था? वाइट सुप्रीमेसी का, यानी कि सफ़ेद लोगों का राज चलता था। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ चेंज होने वाली थी, और पहली बार ऐसा होने वाला था कि रेनबो गैदरिंग, यानी कि विभिन्न कलरों की, विभिन्न भांति भांति की जनजातियों की, भांति भांति के कलर के लोगों की, चाहे वो काले हों, चाहे वो गोरे हों, चाहे वो गेहूँ रंग के हों, हर तरह के लोग यहाँ आने वाले थे। हर तरह के लोगों की गैदरिंग थी, और ये साउथ अफ्रीका में पहली बार होने वाला था कि कोई नॉन रेशियल गवर्नमेंट साहब यहाँ पे आने वाली थी। नॉन रेशियल मतलब रेस, यानी कि जो हमारा या हम वाइट हैं या फिर हम ब्लैक हैं, तो ये जिस हिसाब से हमारे बांट दिया जाता है, जो कि अपार्थाइड सिस्टम जिसको हम बोलते हैं, इस बार वो अपार्थाइड सिस्टम टूटने वाला था। और यहाँ पे बिना किसी रेस के किसी को वो डिस्क्रिमिनेट करते हुए आज पहली बार नॉन रेशियल गवर्नमेंट स्थापित होने जा रही थी। ऑन दैट लवली ऑटम डे आई वॉज अकम्पनीड बाय माई डॉटर जिनानी। अब क्या हुआ कि जो वो लवली ऑटम डे था, मई का महीना, ऑटम डे, वहाँ पे साउथ अफ्रीका में ज़रूर वहाँ पे ऑटम हुआ करता होगा मई में। वहाँ पे वो किसके साथ थे? अपनी डॉटर, अपनी बेटी जिनानी के साथ थे। और उस पोडियम में, जो वहाँ पे पूरा हॉल होगा, वहाँ पे जहाँ पे वो खड़े होंगे, उस पोडियम में मिस्टर डी क्लार्क, जो कि सेकेंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट, देन नेक्स्ट पेज, थाबू बेकी वॉज स्वर्न इन एज फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट। अब क्या हुआ? ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं याद करने लायक कि थाबू बेकी जो थे वो पहले डेप्यूटी प्रेसिडेंट थे, और जो हमारे मिस्टर डी क्लर्क थे वो सेकंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट थे, और नेल्सन मंडेला हिमसेल्फ वॉज द प्रेसिडेंट। आगे बढ़ते हैं। देन इट वॉज माई टर्न, आई प्लेज टू ओबे एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड टू डिवोट माई सेल्फ टू द वेलबींग ऑफ द रिपब्लिक एंड इट्स पीपल। अब क्या हुआ कि ये अब उनकी बारी थी। जब उनने डेप्यूटी प्रेसिडेंट ने अपनी शपथ ले ली, अब वो उनकी बारी थी ओथ लेने की, यानी कि शपथ लेने की। उनने क्या ओथ ली, क्या प्लेज ली कि वो ओबे करेंगे, यानी कि सम्मान करेंगे और अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन, और अपने ऊपर सबसे ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन को रखेंगे, और अपने आप को डिवोट माई सेल्फ टू द वेलबींग ऑफ द रिपब्लिक एंड इट्स पीपल, और अपने नेशन के लोगों के लिए, अपने नेशन के लोगों के सुख के लिए, वेलबींग के लिए हमेशा से वो अपने आप को डिवोटेड रखेंगे, यानी कि उनके वेलबींग के लिए अपने आप को समर्पित रखेंगे। टू द असेंबल्ड गेस्ट्स एंड द वॉचिंग वर्ल्ड आई सेड। अब जहाँ जितने भी वहाँ पे गेस्ट आए थे और जितने इंटरनेशनल लीडर्स थे और जो भी उनको पूरा विश्व देख रहा था, तो उनने क्या बोला? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पीच है उनकी पूरी, इसको एक बार अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे। टुडे ऑल ऑफ अस डू बाय आवर प्रेजेंस हेयर। उनने बोला कि टुडे ऑल ऑफ अस डू बाय आवर प्रेजेंस हेयर कन्फर ग्लोरी एंड होप टू न्यूबॉर्न लिबर्टी। उनने बोला कि हम कन्फर यानी कि देंगे, ग्लोरी यानी होता है कि किसी भी अचीवमेंट की खुशी,
या फिर जो हम किसी भी चीज़ को एम्फेसाइज करते हैं, कोई भी हमारी जो खुशी है। और होप टू न्यूबॉर्न लिबर्टी, न्यूबॉर्न लिबर्टी यानी कि एक नई जो लिबर्टी है। अब लिबर्टी का मतलब ये होता है कि एक तो इक्वालिटी यानी होता है कि फ्रीडम, किसी भी चीज़ का फ्रीडम, लेकिन लिबर्टी होता है कि फ्रीडम, लेकिन ऐसा फ्रीडम जो कि दूसरों को नुकसान ना पहुंचाए। तो उनने ऐसा बोला कि हम ग्लोरी लाएंगे और एक नई लिबर्टी लाएंगे साउथ अफ्रीका में, जो कि अभी तक नहीं थी, जो कि अभी तक वाइट की सुप्रीमेसी थी। अब यहाँ पे आगे ये भी बोलेंगे, आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिज़ास्टर। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिज़ास्टर उन्हें किसको बोला है? जो भी अपार्थाइड सिस्टम वहाँ पे चल रहा था और जैसा वो लोग ब्लैक्स को ट्रीट कर रहे थे, उसको यहाँ पे उन्होंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिज़ास्टर बोला है। डेट लास्टेड टू लॉन्ग, जो कि बहुत समय तक यहाँ साउथ अफ्रीका में रहा। मस्ट बी बॉर्न ए सोसाइटी ऑफ विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड। लेकिन अब वो समय नहीं है, वो समय गुजर चुका है और अब ऐसा समय आ गया है जहाँ पे एक नई सोसाइटी, एक नए समाज का, जिसमें कि ह्यूमैनिटी, जिसमें कि इंसानियत को भी गर्व महसूस हो। वी हु वर आउटलॉस नॉट सो लॉन्ग हैव टुडे बीन गिवन द रेयर प्रिविलेज टू बी होस्ट ऑफ द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड ऑन आवर सॉइल। अब क्या हुआ? आउटलॉज क्यों उन्होंने अपने आप को बोला? क्योंकि कई ऐसी जो अपार्थाइड की पॉलिसीज़ थी, वाइट सुप्रीमेसी जिस तरह का वहाँ पे रूल कर रही थी, जिस तरह के उसके लॉस थे, इसलिए जो था कि जो उनका रिलेशंस थे बाहर की और कंट्रीज से, वो उतने अच्छे नहीं थे। लेकिन आज क्या हुआ? आज उनके पास रेयर प्रिविलेज था कि उनने अलग अलग कंट्रीज़ के अलग अलग इंटरनेशनल लीडर्स को अपनी इस सॉइल पे, अपनी मिट्टी पे होस्ट किया था, अपनी मिट्टी पे बुलाया था। वी थैंक ऑल ऑफ आर डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट। जितने भी भिन्न भिन्न जगह से अलग अलग हमारे गेस्ट आए हैं इंटरनेशनल, हम उन सबको थैंक यू बोलना चाहेंगे फॉर हैविंग कम टू टेक पोजेशन विद द पीपल ऑफ आर कंट्री ऑफ व्हाट इज़ आफ्टर ऑल अ कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस, फॉर पीस, फॉर ह्यूमन डिग्निटी। अब वो क्या बोलते हैं कि मैं सबको धन्यवाद कहना चाहूँगा, जितने भी यहाँ इंटरनेशनल गेस्ट आए हैं, जहाँ तरह के, जिनने अपना यहाँ पे भागीदारी ली, जो कि यहाँ पे आए और उन्हें अपना हिस्सा लिया, और विद द पीपल ऑफ आवर कंट्री फॉर ऑफ व्हाट इज़ आफ्टर ऑल, मतलब जो भी है, और हमारे वो जो पोजीशन ली किन के साथ? हमारी कंट्री के लोगों के साथ। और आखिरकार ये है क्या? ये तो कॉमन विक्ट्री है, ये सबकी ही जीत है, जस्टिस की, न्याय की, पीस की, शांति और ह्यूमन डिग्निटी, और हम सबकी ह्यूमन डिग्निटी की, यानी कि सबकी सेल्फ रिस्पेक्ट और सबकी इक्वालिटी की ये जीत है। वी हैव एट लास्ट अचीव्ड आवर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन, यानी कि आखिरकार इतने सालों बाद, इतने समय बाद हमने अपनी पॉलिटिकल फ्रीडम, यानी कि जितने भी यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन लगाए गए थे, जितने भी हमारी बंदिशें थी, उनमें से आखिरकार हमें अब फ्रीडम मिल गई है। वी प्लेज आवरसेल्व्स टू लिबरेट ऑल आवर पीपल फ्रॉम द कंटिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, डिप्रिवेशन, सफरिंग, जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन। अब वो क्या बोलते हैं कि अब मैं ये प्लेज लेता हूँ, हम ये प्लेज लेते हैं कि हम पॉवर्टी, गरीबी, डिप्रिवेशन, यानी कि जितने भी उनको ह्यूमन राइट्स नहीं मिल रहे थे उनसे वंचित रखना, और सफरिंग, यानी कि जितने भी जूझ रहे थे जितनी भी चीज़ों से लोग, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, और जितनी भी अलग अलग प्रकार की डिस्क्रिमिनेशन, अनइक्वालिटी थी, उन सब से अब अपने सिटीजन्स को परे रखेंगे और बिल्कुल भी उनके साथ ये चीज़ नहीं होने देंगे। नेवर 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 एंड नेवर अगेन shall it be that this beautiful land will again experience the oppression of one by another। अब इस धरती पे, इस साउथ अफ्रीका की सॉइल पे कभी नहीं हम ऐसा होने देंगे कि कोई भी एक दूसरे को दबाए या फिर किसी को परेशान करे। The sun shall never set on so glorious a human achievement। अब वो क्या बोलते हैं? लेट फ्रीडम रेन, गॉड ब्लेस अफ्रीका। अब वो क्या बोलते हैं? ये फ्रीडम को बढ़ने दो और गॉड ब्लेस करे अफ्रीका, भगवान ब्लेस करे। ये हो गई उनकी बहुत ही एक फेमस स्पीच, जो कि उनने अपने ओथ टेकिंग सेरेमनी में दी थी। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पेज। अ फ्यू मोमेंट्स लेटर वी ऑल लिफ्टेड आवर आइज इन ऑ एज अ स्पेक्टेक्युलर एरे of South African jets, helicopters and troop carriers roared in perfect formation with the Union building over the Union buildings.
It was not only a display of pinpoint precision and military force, but a demonstration of the military's loyalty to democracy, a new government that had been freely and fairly elected. अब क्या होता है, कुछ ही देर बाद क्या होता है, सब लोग अपनी आइज़ ऊपर देख लेते हैं, ऊपर करते हैं, और एक बहुत ही आकर्षक और एक बहुत ही इंप्रेसिव डिस्प्ले किस चीज़ का, साउथ अफ्रीका के जेट्स का, हेलीकॉप्टर्स, ट्रूप कैरियर्स, अलग अलग चीज़ का, जो कि यूनियन बिल्डिंग एम्फी थिएटर उसके ऊपर को जा रही थी। जितने भी चीज़ें वहाँ पे जिस प्रिसीजन यानी कि परफेक्शन जितने की उससे कर रखी थी मिलिट्री फोर्स ने, और वो ये बता रहे थे कि जिस हिसाब से जो न्यू गवर्नमेंट है उसका स्वागत हो रहा था कि जो फ्रीली और फेयरली इलेक्ट हुई थी, बिना किसी करप्शन यानी कि बिना किसी करप्शन या फिर बिना किसी गलत चीज़ के ये इलेक्ट नहीं हुई थी, बल्कि ये पूरी जनता के फ्री और फेयर इलेक्शंस के लिए इलेक्ट हुई थी। ओनली मोमेंट्स बिफोर द हाईएस्ट generals of the South African Defence Force and Police, their chests bedecked with ribbons and medals from days gone by, saluted me and pledged their loyalty. अब क्या होता है, उससे कुछ ही मिनटों पहले, जब ये हुआ उससे कुछ ही मिनटों पहले जो साउथ अफ्रीका के जनरल्स थे, जितने भी उनके मिलिट्री आर्म फोर्सेस के जो बड़े बड़े ऑफिसर्स थे, उनने क्या किया, नेल्सन मंडेला को सैल्यूट किया और उनकी अपनी प्लेज करी कि वो उनके साथ लॉयल रहेंगे, वफादार रहेंगे। आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल यानी कि मैं अवेयर नहीं था, कॉन्शियस नहीं था, मैं किस चीज़ का अवेयर नहीं था, ऑफ द फैक्ट दैट सैल्यूटेड बट दैट नॉट सो मैनी ईयर्स बिफोर दे वुड नॉट हैव सैल्यूटेड बट अरेस्टेड मी। फाइनली अ कैवरन of Impala jets left a smoke trail of the black, red, green, blue and gold of the new South African flag. अब क्या होता है, वो बोलते हैं कि मैं इस चीज़ के लिए अवेयर नहीं था, मैं इस चीज़ के लिए कॉन्शियस नहीं था, क्योंकि मुझे ये फैक्ट याद आया कि कुछ ही साल पहले, कुछ साल भी नहीं हुए थे बल्कि कुछ साल ही पहले, ये जो जनरल्स थे, जो आर्मी ऑफिसर थे, ये मुझे सल्यूट नहीं बल्कि अरेस्ट करते, क्योंकि उस समय वो स्ट्रगल कर रहे थे और उस समय वाइट सुप्रीमेसी थी, तो वहाँ पे वो वाइट सुप्रीमेसी की बात मान रहे थे। और जब नेल्सन मंडेला को उन्होंने कितने सालों तक इम्प्रिजनमेंट किया था, अरेस्ट किया था, और उसके बाद वो बोलते हैं कि कैवरन यानी कि वी शेप्ड का एक वो इम्पाला जेट्स जाते हैं, जो कि वो ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू और गोल्ड, जो कि न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग को दर्शाते हुए जाते हैं, एक पूरा एक प्यारा सा वो एरे बनाते हैं, यानी कि जिसको बोला है इम्प्रेसिव एक डिस्प्ले क्रिएट करते हैं। द डे वॉज सिम्बलाइज्ड फॉर मी बाय द प्लेइंग ऑफ आवर 2 नेशनल एंथम्स। उस दिन 2 नेशनल एंथम्स प्ले करी गई थी। एंड द विजन ऑफ वाइट सिंगिंग, जो वाइट्स थे वो सिंग कर रहे थे निकोसी सिकेलेल ई अफ्रीका, और जो ब्लैक्स थे वो क्या कर रहे थे, डाइस्टेम, द ओल्ड एंथम ऑफ द रिपब्लिक, जो कि थी डाइस्टेम। ऑल दो दैट दे नाइदर ग्रुप न्यू द लिरिक्स ऑफ द एंथम दे वंस डिस्पायर्स, यानी कि बस वो हल्का हल्का मतलब वो बोल रहे थे, लेकिन उनको जो दोनों ग्रुप्स थे उनको ये जो नेशनल एंथम्स थी अच्छे से याद नहीं थी। दे वुड सून नो द वर्ड्स बाय हार्ट। कुछ ही उनने बोला कि कुछ ही साल पहले, कुछ ही महीने बाद या कुछ ही समय बाद ये जितने भी दोनों वाइट्स और ब्लैक्स हैं वो बाय हार्ट, उनको पूरे दिल से ये चीज़ याद हो जाएगी, नेशनल एंथम। ऑन द डे ऑफ द इनॉग्रेशन आई वॉज ओवरवेल्म्ड विद अ सेंस ऑफ हिस्ट्री इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th century, a few years after the bitter Anglo-Boer War and before my own birth। अब क्या बोलते हैं कि इस इनॉग्रेशन में वो बहुत खुश थे, ये जो हिस्ट्री क्रिएट हुई थी, और इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th century, a few years after the bitter Anglo, मतलब जो उनका ब्रिटिश शासन वहाँ भी हुआ था, और उनकी बर्थ से कुछ ही साल पहले जो कि था वो 20वीं सदी यानी कि 1910s या 1920s की वो बात कर रहे हैं। द वाइट स्किन पीपल्स ऑफ साउथ अफ्रीका patched up their differences and erected a system of racial domination against the dark skinned people of their own land। जब यहाँ पे एंग्लो बोयर वॉर हुआ था, ब्रिटिशर्स आए थे, और उनकी जन्म से कुछ ही बिफोर माई ओन बर्थ, उनके जन्म से पहले जो जितनी भी चीज़ें हुई थी, जब ये वाइट्स ने यानी कि गोरे लोगों ने एक ये नया डिफरेंस क्रिएट कर दिया था और एक अपार्थाइड सिस्टम को क्रिएट किया, रेशियल डोमिनेंस यहाँ पे अपनी स्थापित करी और डिस्क्रिमिनेशन किया, और उनके वो ब्लैक्स के साथ और उनके साथ अनइक्वालिटी करी। जो द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड फॉर्म द बेसिस ऑफ वन ऑफ द हार्शेस्ट मोस्ट इनह्यूमेन सोसाइटीज़ द वर्ल्ड हैज़ एवर नोन। उनने बोला कि जो उनने स्ट्रक्चर क्रिएट करा था पूरा ये रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का, ये इतना ज़्यादा हार्श था, इतना ज़्यादा इनह्यूमेन था, यानी कि इंसानियत के ख़िलाफ़ इतना ज़्यादा था, क्रूअल था, जो कि वर्ल्ड ने कभी भी नहीं जाना होगा।
और ये एक ऐसा मतलब इनह्यूमन और हार्श था जो कि बहुत ही क्रूअल था, बहुत ही इनडिस्क्रिमिनेट था. नाउ इन द लास्ट डिकेड ऑफ द 20th century and my own 8th decade as a man, that system had been, next page, overturned forever and replaced by one that recognized the rights and freedoms of all peoples regardless of the color of their skin. अब क्या बोलते हैं कि 1910 से या 1920s में, मतलब जब ये इस 20वें दशक की शुरुआत में ये रेशियल डोमिनेंस शुरू हुई थी, और अब जब मैं खुद ही कुछ 70 साल का हो गया हूँ, जब मेरा खुद का ये 8th डिकेड चल रहा है, 8वां दशक चल रहा है, तब जाके इस सिस्टम का ओवरटर्न हुआ है, यह सिस्टम रिप्लेस हुआ है. और रिप्लेस किससे हुआ है? रिकॉग्नाइज द राइट्स एंड फ्रीडम्स ऑफ ऑल पीपल, सबकी ह्यूमन राइट्स और सबके फ्रीडम के लिए रिगार्डलेस ऑफ द कलर, और जिस बिना किसी की डिस्क्रिमिनेशन के, बिना उनके कलर के, बिना उनकी जनजाति के डिस्क्रिमिनेशन के ये फ्रीडम और उनकी राइट्स उनको दी गई. That they had come about through the unimaginable sacrifices of thousands of my people. उन्होंने बोला कि ये दिन आखिरकार तब आया है जो कि सेक्रीफाइसेस, जो स्ट्रगल्स हमने किया, जो कि सोचे भी नहीं गए थे, जो कि हज़ारों लोगों ने सेक्रीफाइसेस किए, स्ट्रगल्स किए. पीपल हु सफरिंग एंड करेज कैन नेवर बी काउंटेड और रिपेड. जो उनकी सफरिंग थी, जो उनकी साहस था, करेज था, जो कि कभी भी काउंट नहीं किया जा सकता, जो कि दोबारा से जिसका रीपे नहीं हो सकता, यानी कि जिसको हम पे नहीं कर सकते. आई फेल्ट दैट डे as I have on so many other days that I was simply the sum of all those African patriots who had gone before me. उनने बोला कि आज मैं उस चीज़ को फील कर पा रहा था, और मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं उन जितने भी पैट्रियट्स थे, जितने भी देशभक्त थे अपने लिए, जितने भी उनने स्ट्रगल किए, उन सब का एक मैं सम दिख रहा था, यानी कि एक जोड़ सा मुझे प्रतीत हो रहा था कि मैं वैसा दिख रहा हूँ. That long and noble line ended and now began again with me. I was pained that वो उन्होंने बोला कि जो उस समय एंड हो गई थी जब वो मरे थे, और आज वो दोबारा से शुरू हो गई है मेरे साथ. I was pained that I was not able to thank them. मुझे ये दुख हुआ, मुझे ये अच्छा नहीं लगा कि मैं उन पैट्रियट्स को जिन्हें साउथ अफ्रीका के लिए इतना कुछ किया, उनको मैं थैंक नहीं कर पाया, उनको धन्यवाद नहीं दे पाया. एंड दैट दे वर नॉट एबल टू सी व्हाट देयर सेक्रीफाइसेस हैड रॉट. यानी कि वो बोलते हैं कि उनकी सेक्रीफाइसेस की वजह से, उनकी स्ट्रगल्स की वजह से जो कुछ आज हो पाया है, वो ये चीज़ नहीं देख पाए हैं. इसके लिए भी मुझे बहुत दुख हुआ. द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड क्रिएटेड अ डीप एंड लास्टिंग वूंड इन माई कंट्री एंड माई पीपल. उन्होंने बोला कि बहुत ही गहरा गाव इस अपार्थाइड सिस्टम ने, इस रेशियल डिस्क्रिमिनेशन में, मेरे इस साउथ अफ्रीका में छोड़ दिया. ऑल ऑफ अस विल स्पेंड मैनी ईयर्स if not generations recovering from that profound hurt. उन्होंने बोला कि कई ऐसे साल होंगे हम लोग स्पेंड करेंगे, अगर साल नहीं तो कई ऐसी जनरेशन्स जो इस हर्ट से रिकवर कर पाएंगी. बट द डिकेड्स ऑफ ऑपरेशन एंड ब्रूटैलिटी हैड अनदर अनइंटेंडेड अफेक्ट, एंड that was that it produced the Oliver Tambos, the Walter Sisulus, the Chief Luthulis, the Yusuf Dadus, the Bram Fischers, the Robert Sobuquets of her time, men of extraordinary courage, wisdom and generosity, that their like many never be known again. अब वो क्या बोलते हैं कि लेकिन जो डिकेड्स थे ऑपरेशन के, यानी कि जो उनको दबाव, उन पे वो दबाव किया गया, उन पे अत्याचार किया गया, वो हैड अनदर अनइंटेंडेड अफेक्ट, और उनकी वजह, और उन किनकी वजह से, और वो दैट वाज दैट इट प्रोड्यूस्ड. उनने क्या क्या चीज़ें दी, क्या क्या इंसानों को हमारे सामने खड़ा किया. वो कौन कौन थे? ऑलिवर टाम्बोस, जिनकी आप पिक्चर्स देख पा रहे होंगे, वॉल्टर सिसुलू, चीफ लुथुली, यूसुफ दादू और द ब्रम फिशर्स, और रॉबर्ट सुबुक्वेज. ये जितने भी उनके टाइम के थे, जो मैन ऑफ एक्स्ट्रॉर्डिनरी, यानी कि आम जनता नहीं, ये बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डिनरी लोग थे, जिनके अंदर करेज यानी साहस, और विजडम यानी कि समझदारी, और जेनरोसिटी यानी कि लोगों के प्रति दया, करुणा, दैट देयर लाइक मे नेवर बी नोन अगेन. जो कि जिस तरह के ये लोग थे, उस तरह का कोई भी ना आया होगा, ना जिनके बारे में हमने सुना होगा. परहैप्स इट रिक्वायर्स सच डेप्थ्स ऑफ ऑपरेशन टू क्रिएट सच हाइट्स ऑफ कैरेक्टर. उन्होंने बोला कि इतनी ही ज़्यादा जो ब्रूटैलिटी और जितना अत्याचार हुआ था, यही चाहिए होता है इतनी ज़्यादा हाई कैरेक्टर्स को क्रिएट करने के लिए. जिस हिसाब के ये लोग थे, एक्स्ट्रॉर्डिनरी लोग थे, इन लोगों को क्रिएट करने के लिए बहुत ये डेप्थ ऑफ ये चाहिए होती है. ऑपरेशन जो अत्याचार हुआ, इनने इनको और आगे हमारे सामने ला के खड़ा कर दिया, और एक बड़ा और एक
एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्रिएटर और एक्स्ट्राऑर्डिनरी कैरेक्टर इनको बनाया। माई कंट्री इज़ रिच इन द मिनरल्स एंड जेम्स दैट लाई बीनीथ इट्स सॉइल, बट आई हैव ऑलवेज नोन दैट इट्स ग्रेट वेल्थ इज़ इट्स पीपल, फाइनर एंड ट्रूअर देन द प्योरेस्ट डायमंड्स। अब वो क्या बोलते हैं कि मैं जानता हूँ कि मेरी कंट्री की जो वो अमीरी है वो किस में है, मिनरल्स में है और जेम्स में है, जो कि इस धरती के नीचे हैं, लेकिन उससे भी एक कई ज़्यादा उसकी कंट्री की एक वेल्थ है जो कि है इसके पीपल, लोग, जो कि कई ज़्यादा अच्छे और कई ज़्यादा सच्चे हैं, और वो इस कंट्री के प्योर डायमंड्स हैं, वही इस कंट्री के सच्चे हीरे हैं। इट इज़ फ्रॉम दीज कॉमरेड्स इन द स्ट्रगल डेट आई लर्न द मीनिंग ऑफ करेज। अब मैंने इन्हीं सब लोगों से अपना इस वो साहस का मतलब समझा, टाइम एंड अगेन, बार बार मैंने समय के साथ सीखा। आई हैव सीन मैन एंड वुमेन रिस्क एंड गिव देयर लाइफ फॉर एन आइडिया। आई हैव सीन मैन स्टैंड अप टू attacks and torture without breaking, showing a strength and resilience that defies the imagination. I learned that courage was not the absence of fear, but the triumph over it. कितनी बड़ी बात कही है, ये अंडरलाइन करने वाली चीज़ है क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा NCERT में इंपॉर्टेंट है। आई लर्न दैट करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर बट द ट्रियम्फ ओवर इट। अब वो क्या बोलते हैं कि आई हैव सीन मैन एंड वुमेन, उन्होंने बोला कि मैंने कई लोगों को, कई औरतों को, कई आदमियों को रिस्क लेते हुए देखा है और अपनी लाइफ को रिस्क में डालते हुए देखा है किसी एक आइडिया के लिए, किसी एक चीज़ के लिए। मैंने बहुत सारे लोगों को खड़े होते हुए देखा है उन अटैक्स और टॉर्चर के लिए, बिना कुछ सोचे, अपनी स्ट्रेंथ को, अपनी ताकत को और रेजिलियंस को दिखा के। यानी कि जो रेजिलियंस यानी होता है कि किसी भी कठिनाई से लड़ना, तो उनने बोला कि अपनी रेजिलियंस और अपनी ताकत को दिखाने के लिए, अपनी ताकि वो उनसे लड़ सकें, उनके जो टॉर्चर हैं उनको लड़ सकें, इन सब चीज़ों के लिए मैंने रिस्क लेते हुए देखा। अब ये मैंने करेज देखी है अपने कंट्री के लोगों में। आई लर्न, और उनने क्या सीखा कि करेज का मतलब ये नहीं होता कि आपके अंदर डर नहीं है, बल्कि करेज का मतलब ये होता है कि जब आप डर से जीत जाते हैं। द ब्रेव मैन इज़ नॉट ही हु डज नॉट फील अफ्रेड बट ही हु कॉन्कर्स दैट फियर्स। बहुत बड़ी बात है इनने कही कि एक सबसे जो ब्रेव मैन होता है, जो ब्रेव मैन होता है वो नहीं होता जो निडर होता है, जिसको डर नहीं होता, बल्कि वो होता है जो डर के ऊपर जीत हासिल कर लेता है। यानी कि ऐसा नहीं कि अगर आपके अंदर डर नहीं है तो आप कुछ भी कर लोगे, उसके साथ आपके अंदर वो समझदारी भी होनी चाहिए, विजडम से वो करेज का सामना करना, वो डर का सामना करना, रिस्क लेना, ये होता है असली मतलब करेज का। नो वन इज़ बॉर्न हेटिंग अनदर पर्सन बिकॉज ऑफ दिस कलर ऑफ स्किन। ये भी पैराग्राफ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो बोलते हैं कि कोई भी बंदा, कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो कि पैदा होते ही एक दूसरे को हेट करने लगता है। किस वजह से? उसकी जाति की वजह से, उसके कलर की वजह से, उसकी फेस की वजह से, या उसका क्या धर्म है इसकी वजह से। पीपल मस्ट लर्न टू हेट, एंड इफ़ दे कैन लर्न टू हेट दे कैन बी टॉट टू लव, फॉर लव कम्स मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट देन इट्स अपोजिट। कितनी प्यारी बात कही है नेल्सन मंडेला ने। वो बोल रहे हैं कि अगर लोगों को हेट सिखाई जाती है कि एक दूसरे से हेट कैसी करनी है, देन दे मस्ट लर्न टू लव। क्यों उनको सिखाना चाहिए प्यार करना? क्योंकि प्यार करना और जल्दी नेचुरली आता है ह्यूमन हार्ट को, बजाय उसके अपोजिट यानी कि हेट करने को। क्योंकि ये जो है वो नेचुरल बिहेवियर है ह्यूमन काइंड का, यही है जो लव है, जो नेचुरल बिहेवियर ऑफ ह्यूमन काइंड है, जो कि और ज़्यादा नेचुरली आता है हमारे अंदर। वो बोलते हैं कि अगर लोगों को हेट करना सिखाया जाता था तो लव करना वो उनको और ज़्यादा सिखाना चाहिए, क्योंकि जो लव है वो ज़्यादा नेचुरली हमारे अंदर आता है। अगर आपने देखा हो, अगर आप किससे भी बात करो, तो अगर आप कहीं पे कुछ भी बुरा देखते हो तो आपके अंदर से एक सिंपैथी की फीलिंग आती है। अगर आप किसी बच्चे को रोते हुए देखते हो तो आपको उसके लिए बुरा लगता है। अगर आप के परिवार में अगर कोई है जो दूर चले गया तो आपको बुरा लगेगा कि वो चले गया। तो यही तो है लव, यही है प्यार। और अगर कोई किसी बुरी कंडीशन में है तो आप उसकी हेल्प करना चाहोगे, आपको उसके प्रति सिंपैथी और काइंडनेस होगी। तो यही चीज़ है लव। क्यों? और ये ज़्यादा नेचुरली आता है बजाय इसके अपोजिट हेट के। इवन इन द ग्रिमेस्ट टाइम्स इन प्रिजन व्हेन माई कॉमरेड्स एंड आई वर्स pushed to our limits, I would see a glimmer of humanity in one of the guards. उनने क्या बोला? सबसे ख़राब, सबसे जूझने वाले उन समय जब हम जेल में थे, मेरे जितने भी कॉमरेड्स थे और मेरे साथ जब हमने अपनी लिमिट सारी पुश कर दी, तब मैंने
थोड़ी बहुत एक ग्लिम्स देखा था ह्यूमैनिटी का, किन के अंदर, उन गार्ड्स के अंदर तक वो बोलते हैं तो ह्यूमैनिटी का मैंने ग्लिम्स देखा था। परहैप्स जस्ट फॉर अ सेकेंड, भले एक सेकेंड के लिए देखा हो, लेकिन उनके अंदर भी वो इंसानियत थी। बट इट वॉज इनफ टू रिश्योर मी एंड कीप मी गोइंग, मतलब कि वो ताकि वो अपने जो कर रहे थे उससे भटके ना और वो चलते रहें उस पथ में, वो काफ़ी थी उनको वो याद दिलाने के लिए। मैंस गुडनेस, ये एक और बहुत इंपॉर्टेंट लाइन आई है। मैंस गुडनेस इज़ अ फ्लेम दैट कैन बी हिडन बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड। अब वो क्या बोलते हैं कि जो इंसान की अच्छाई होती है वो एक फ्लेम की तरह है, वो एक आग की लौ की तरह है जो कि छुप सकती है लेकिन कभी बुझ नहीं सकती है। बहुत बड़ी बात है ये। अगर आपके अंदर अगर 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 मान लो मैं एडोल्फ हिटलर का एग्जांपल देता कि अगर आप एडोल्फ हिटलर की बात करो तो जो एडोल्फ हिटलर थे, अगर वो, हम सब लोग बोलते हैं कि बहुत क्रूएल था, बहुत बुरा था, ज्यूज़ के खिलाफ उसने बहुत कुछ बुरा किया, लेकिन अगर देखा जाए तो जर्मनी के लिए वो बहुत प्योर कॉन्शियसनेस थी उसके अंदर। वो जर्मनी के से प्यार करता था और जर्मनी के लिए वो अच्छा ही करना चाहता था। भले ही उसके इंटेंशंस गलत थे करने के, लेकिन जो भी वो कर रहा था अपने देश के लिए कर रहा था और देश से अपने बहुत प्यार करता था। तो यही चीज़ है कि मैंस गुडनेस जो होती है वो। और एक और चीज़ कि अगर कोई चोर भी है तो वो भी किसी ना किसी के लिए तो अच्छा होगा ही। भले ही वो अपने गुजारे के लिए किसी न किसी के लिए बुरा बनेगा, ज़रूर बनेगा, लेकिन अपने, हो सकता है अपने माता पिता के लिए, अपनी भाई बहन के लिए, अपने बेटी, अपनी पत्नी के लिए वो ज़रूर अच्छा होगा। तो यही चीज़ है कि जो इंसान की अच्छाई है वो छुप सकती है लेकिन कभी भी बुझाई नहीं जा सकती। इन लाइफ एवरी मैन हैज़ ट्विन ऑब्लिगेशन टू हिज ह्यूमैनिटी, obligations to his family, to his parents, to his wife and his children, and he has an obligation to his people, his community, his country। अब वो क्या बोलते हैं कि हमेशा एक जो कर्तव्य होता है हमारा, नैतिक कर्तव्य होता है, मतलब जो हमें करना ही है, उसको बोलते हैं हम ऑब्लिगेशन। तो वो ऑब्लिगेशन हमारी दो तरह की होती हैं। एक होती हैं हमारी पर्सनल, जो कि होती है हमारे परिवार के लिए, हमारे पेरेंट्स के लिए, हमारी पत्नी के लिए, हमारे बेटे बेटियों के लिए, और एक होती है हमारे लोगों के लिए, हमारी कम्युनिटी के लिए, हमारे देश के लिए। इन अ सिविल एंड ह्यूमेन, नेक्स्ट पेज, in a civil and humane society each man is able to fulfill those obligations। अब वो क्या बोलते हैं कि एक सिविल और ह्यूमेन यानी कि इंसानियत से भरी इस समाज में, इंसानों के समाज में, ईच मैन यानी कि हर एक बंदा जो है वो एबल है फुलफिल दो, ताकि वो उन कर्तव्यों को निभा पाए अकॉर्डिंग टू हिज ओन इंक्लिनेशंस एंड एबिलिटीज़, जो उसकी अपनी नेचर है, अपना जो उसका करने का ढंग है, वो उस हिसाब से, अपनी एबिलिटीज़ के हिसाब से इस कर्तव्यों को अपनी देश के लिए, अपने लोगों के लिए, देश के निभा सकता है और उसके सबके अंदर ये निभाने की ताकत है। But in a country like South Africa, it was almost impossible for a man of my birth and color to fulfill both of these obligations. In South Africa, a man of color who attempted to live as a human being was punished and isolated. A man who tried to fulfill his duty to his people was inevitably ripped from his family and his home and was forced to live a life apart, a twilight existence of secrecy and rebellion। अब वो क्या बोलते हैं कि ये जितनी भी कर्तव्य हैं वो सब निभा सकते हैं, लेकिन एक कंट्री, साउथ अफ्रीका जैसी कंट्री में ये बहुत ही इम्पॉसिबल था, ये बहुत मुश्किल था, क्योंकि वहाँ के जैसे हालात थे, जो वाइट सुप्रीमेसी थी, जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन चल रहा था, कि अगर आप कुछ भी वहाँ पे अपने कंट्री के लोगों के लिए करना चाहेंगे तो जो वाइट सुप्रीमेसी है वो आपको उससे ऑपरेस करेगी और आपके खिलाफ भी, या फिर आपको प्रेजनमेंट कर देगी, या फिर आपको जेल डाल देगी, या फिर आपको ही समाज से अलग कर देगी। आई डिड नॉट इन द बिगिनिंग चूज टू प्लेस माई पीपल above my family, but in attempting to serve my people, I found that I was prevented from fulfilling my obligations as a son, a brother, a father and a husband। अब वो क्या बोलते हैं कि मैंने बिगिनिंग में ये चीज़ चूज़ नहीं करी थी, शुरुआत में ही ये चीज़ नहीं सोची थी कि मैं अपनी फैमिली की जगह अपने लोगों को चूज़ करूँगा, बट इन अटेम्प्टिंग टू सर्व माई पीपल, लेकिन जब मैंने कोशिश करी अपने देश के लोगों को सर्व करने की, उनकी सेवा करने की, तो मुझे ये
आई फाउंड दैट आई वॉज प्रिवेंटेड फ्रॉम फुलफिलिंग माई ऑब्लिगेशंस। तो मुझे ये पता चला कि आई वॉज प्रिवेंटेड फ्रॉम फुलफिलिंग माई ऑब्लिगेशंस एज अ सन, एज अ ब्रदर एंड एज अ हस्बैंड एंड अ फादर। आई वॉज नॉट बॉर्न विद अ हंगर टू बी फ्री, आई वॉज बॉर्न फ्री, फ्री इन एवरी वे दैट आई कुड नो। उन्होंने बोला कि मैं पैदा, आई वॉज नॉट बॉर्न विद अ हंगर टू बी फ्री, मैं पैदा नहीं हुआ था इस भूख से, बल्कि मैं पैदा हुआ था फ्री, फ्री इन एवरी वे आई कुड नो। वो मतलब एकदम हर चीज़, हर तरह से फ्री थे, हर चीज़ से आज़ाद थे। फ्री टू रन इन द फील्ड्स नियर माई मदर्स हट, फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम दैट रैन थ्रू माई विलेज, फ्री टू रोस्ट मीलीस अंडर द स्टार्स एंड राइड द ब्रॉड बैक्स ऑफ स्लो मूविंग बर्ड्स। अब उनने क्या बोला, मैं हर तरह से फ्री था। मतलब उनकी जो एक लाइफ थी शुरू की, वो भी बहुत ही एक ईजी गोइंग थी और बहुत ही अच्छी लाइफ थी। एज लॉन्ग एज आई ओबेड माई फादर एंड अबाइडेड माई बाय द कस्टम्स ऑफ माई ट्राइब, आई वॉज नॉट ट्रबल्ड बाय द लॉज ऑफ मैन और गॉड। अब वो क्या बोलते हैं, जब तक मैं अपने फैमिली के अंडर था, जब तक मैं अपने पापा की बातें मानता था और अपने जितने भी कस्टम्स थे, यानी कि कस्टम्स थे मेरी ट्राइब के, मेरी जनजाति के, तब तक मुझे कोई भी दिक्कत नहीं हुई लोगों के और जो गॉड के लॉज हैं, यानी कि जो मेन फिलोसफीज़ हैं, उनसे मुझे बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हुई। लेकिन इट वॉज ओनली व्हेन आई बिगेन टू लर्न दैट माई बॉयहुड फ्रीडम वॉज एन इल्यूजन। अब वो क्या बोलते हैं कि ज़्यादा देर नहीं लगी इसके बाद कि मैं ये समझ पाया कि जो मैं बॉयहुड फ्रीडम, यानी कि जितने भी वो अभी तक जिस चीज़ को फ्रीडम समझ रहे थे, वो फ्रीडम थी ही नहीं, वो एक इल्यूजन थी, यानी कि वो एक झूठ था, यानी कि वो मतलब वो एक तरह का समथिंग दैट अपीयर्स टू बी रियल, मतलब जो कि अनरियल था, जो कि उनको लग रहा था कि रियल है लेकिन वो रियल नहीं था। व्हेन आई डिस्कवर्ड एज अ यंग मैन दैट माई फ्रीडम हैड ऑलरेडी बीन टेकन फ्रॉम मी, दैट आई बिगेन टू हंगर फॉर इट। अब उनने ये बोला कि जब मुझे पता चला कि जो फ्रीडम है वो हमसे ले ली चुकी है, तो मैं और ज़्यादा भूखा हो गया फ्रीडम को लेने के लिए। एट फर्स्ट एज अ स्टूडेंट आई वॉन्टेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ। जब शुरुआत में जब मैं एक स्टूडेंट था, तब मुझे फ्रीडम सिर्फ अपने लिए चाहिए थी। द ट्रांजिटरी फ्रीडम्स ऑफ बीइंग एबल टू स्टे आउट एट नाइट, रीड व्हाट आई प्लीज एंड गो वेयर आई चूज। उन्होंने बोला कि तब क्या था कि तब मैं जो भी करना चाहता था तब मैं वो करना चाहता था, भले ही मैं नाइट में कहीं रुकूं या फिर मैं जो भी पढ़ने का मेरा मन हो मैं वो पढूं, जिससे मैं खुश हो पाऊँ, जो मैं चूज़ करूँ, जो भी मैं करूँ, तब मेरी फ्रीडम ये थी कि जब मैं स्टूडेंट था तब जो भी चीज़ मैं करना चाहूँ मुझे अपने लिए फ्रीडम चाहिए थी। अ यंग मैन इन जोहानिस, अब क्या होता है, later as a young man in Johannesburg, I yearned for the basic and honorable freedoms of achieving my potential, of earning my keep, of marrying and having a family, the freedom not to be obstructed in a lawful life। अब वो क्या बोलते हैं, जब मैं एक युवा हो गया, जब मैं एक थोड़ा सा एक बड़ा आदमी बन गया, बड़ा आदमी नहीं यानी कि यंग मैन बन गया, यानी कि थोड़ा जब वो बड़े हो गए स्टूडेंट के बाद की जो उनकी लाइफ थी जोहानिसबर्ग में, तो क्या हुआ कि तब उनको क्या चाहिए थी कि एक ऑनरेबल फ्रीडम और डिग्निटी चाहिए थी, कि जो कि उनकी जो एक फैमिली थी और जो उनकी मैरिज थी उसको एक लॉफुल लाइफ प्रोवाइड कर सके, और उनकी जो एक लाइफ थी वो एक ईजी गोइंग वे में चलती रहे। तब उनको ऐसी फ्रीडम चाहिए थी। अभी उनको कैसी फ्रीडम चाहिए थी, सिर्फ अपने लिए। अब क्या हो गया, उनकी मैरिज हो गई तो उनकी वाइफ भी है, उनकी घर बार भी हैं, तो तब उनको एक अलग तरह की फ्रीडम चाहिए थी। मतलब अभी तक जितनी भी थी वो एक अलग तरह की फ्रीडम थी, लेकिन अब बट देन आई स्लोली सॉ दैट नॉट ओनली वॉज आई फ्री बट माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स वर नॉट फ्री। अब क्या हुआ, अब उनको ये चीज़ पता लगी कि अभी तक तो वो ये सोच रहे थे कि उनको अपनी फ्रीडम चाहिए और वो सोच रहे थे कि मैं फ्री हूँ, लेकिन अब मुझे पता चला कि सिर्फ मैं ही नहीं हूँ ऐसा जो कि फ्री नहीं है, बल्कि जो मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैं, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स यानी कि जितने भी उनकी कंट्री के लोग थे वो भी आज़ाद नहीं थे। I saw that it was not just my freedom that was curtailed, but the freedom of everyone who looked like I did। अब वो क्या बोलते हैं कि सिर्फ मेरी ही फ्रीडम नहीं थी जो कि रुकी हुई थी, यानी कि जो कि रजिस्ट की गई थी, यानी कि जो मुझे आज़ादी नहीं दी गई थी, बल्कि जितने भी लोग जो मेरी तरह दिखते हैं, यानी कि जितने भी ब्लैक्स थे और जितने भी वो बेसिकली उन्हें ब्लैक्स के लिए ये चीज़ बोली गई है, तो जितने भी मेरी तरह के लोग थे सबकी फ्रीडम को कर्टेल कर रखा था, रिड्यूस कर रखा था। दैट इज़ व्हेन आई जॉइन द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। तब मैंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन करी, जब मुझे ये चीज़ का एहसास हो गया। एंड दैट इज़ व्हेन द हंगर फॉर माई ओन फ्रीडम बिकेम द ग्रेटेस्ट हंगर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल। अब वो क्या बोलते हैं, अभी तक जो एज अ स्टूडेंट, एज अ हस्बैंड, एज अ
लॉ ऑफिसर जो थे तब तक क्या था, उनकी खुद की फ्रीडम थी, लेकिन अब ये उनकी जो खुद की फ्रीडम थी उसका जो भूख थी वो उनकी किस में कन्वर्ट हो गई थी, फ्रीडम फॉर पीपल। हंगर जो उनकी भूख थी वो अब लोगों पे चेंज हो गई थी। इट वॉज द डिज़ायर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल टू लिव देयर लाइफ विद डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट। अब वो क्या बोलते हैं कि अब मेरा क्या डिज़ायर था, अब मेरा क्या गोल था कि जो फ्रीडम ऑफ माई पीपल टू लिव, ताकि मैं उनको एक ऐसी लाइफ प्रोवाइड कर सकूं जो उनकी डिग्निटी यानी कि उनका एक जो आत्मसम्मान है, सेल्फ रिस्पेक्ट है, और डिग्निटी यानी कि जो उनकी एक पहचान है सोसाइटी में, एक अच्छी पहचान क्रिएट हो और एक अच्छी सोसाइटी क्रिएट हो। दैट एनिमेटेड माई लाइफ। और इसी चीज़ ने मेरी लाइफ को एक अलग चीज़ में बदल दिया, एक अलग सांचे में ढाल दिया। दैट ट्रांसफॉर्म्ड अ फ्राइटेंड यंग मैन इनटू अ बोल्ड वन। मतलब अभी तक एक वो फ्राइटेंड यंग मैन थे, यानी कि थोड़े से डरे डरे से रहने वाले, मतलब ज़्यादा चीज़ों को देखने नहीं वाले, जैसा कि एक आम आदमी जीता है, मिडिल क्लास का बंदा, यानी कि अपने में चलता जा रहा है, अपने पैसे कमा रहा है और अपनी लाइफ जी रहा है, अपनी फ्रीडम देख रहा है। तो वो चीज़ जो उनकी फ्राइटेंड यंग मैन थी, लेकिन अब वो एक साहसी, एक बोल्ड बन गए थे, और एक जो कि अब उनकी जो फ्रीडम थी जो खुद के लिए थी, उसकी जो भूख थी वो अब चेंज हो चुकी थी लोगों में। दैट ड्रोव अ लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी टू बिकम अ क्रिमिनल। अब वो क्या बोलते हैं, लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी। अटॉर्नी जो होते हैं वो लॉ ऑफिसर्स होते हैं, जो लॉ ऑफिसर्स को बोला जाता है। तो क्या बोलते हैं कि जिसने कि चेंज कर दिया एक लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी को एक टू बिकम अ क्रिमिनल। क्रिमिनल यानी ये नहीं कि वो बहुत बुरे थे, बल्कि क्रिमिनल दैट टर्न्ड अ फैमिली लविंग हस्बैंड टू अ मैन विदाउट अ होम। तो वो क्या बोलते हैं, क्रिमिनल किस एस्पेक्ट में, टर्न जो एक फैमिली लविंग हस्बैंड था, जो कि आराम से अपनी एक लाइफ जी रहा था अपनी फैमिली के साथ, उससे क्या चेंज हुआ कि जिसने अपना घर बार छोड़ दिया, अ मैन विदाउट अ होम दैट फोर्स्ड अ लाइफ लविंग मैन टू लिव लाइक अ मॉन्क, जो कि अपनी ज़िंदगी से बहुत प्यार करता था और अपनी जितनी भी चीज़ें थी उनके साथ आराम से जी रहा था, लेकिन अब वो एक साधु बनने को तैयार हो गया। I am no more virtuous or self-sacrificing than the next man, but I found that I could not even enjoy the poor and limited freedoms I was allowed when I knew my people were not free. वो क्या बोलते हैं कि मैं इतना ज़्यादा सेल्फ सेक्रीफाइसिंग या फिर इतना ज़्यादा गुणकारी नहीं था, मतलब मेरे में इतना ज़्यादा गुण नहीं थे, या फिर मैं इतना ज़्यादा सेल्फ सेक्रीफाइसिंग नहीं था, लेकिन और दूसरों से, लेकिन मेरे में क्या चीज़ थी कि मैं क्या चीज़ नहीं देख पा रहा था, क्या चीज़ इन्जॉय नहीं कर पा रहा था, कि जो हमें लिमिटेड फ्रीडम मिली थी और जो हमारी ये वाइट सुप्रीमेसी कर रही थी ब्लैक्स के साथ, ये चीज़ भी मैं नहीं झेल पा रहा था। फ्रीडम इज़ इंडिविजिबल, द चेन्स ऑन एनीवन ऑफ माई पीपल वर द चेन्स ऑन ऑल ऑफ देम। उनने बोला कि फ्रीडम इंडिविजिबल है, मतलब उनने बोला कि ये दोनों तरफ की चीज़ है, कि जो चेंज जो मेरी तरफ के पीपल हैं, जो ब्लैक्स पे थी, वही उन पे भी थी जो ऑपरेस कर रहे थे। द चेंज ऑन ऑल ऑफ माई पीपल वर द चेंज ऑन मी। I knew that the oppressor must be liberated just as surely as the oppressed. A man who takes away another man's freedom is, उन्होंने बोला कि जो ऑपरेसर होता है, जो कि दबा रहा होता है, जो कि गलत कर रहा होता है दूसरों के साथ, वो उतना ही ज़्यादा अलाइक होता है, उन्हीं लोगों की तरह होता है जो कि ऑपरेस्ड होते हैं, जो कि उस चीज़ को झेल रहे होते हैं। वो दोनों समान हैं, क्योंकि जो ऑपरेसर है वो तो गलत काम कर ही रहा है, लेकिन जो ऑपरेस्ड है, जो कि झेल रहा है उन चीज़ों को, वो भी बिना कुछ रहे, बिना उसके खिलाफ आवाज़ उठा रहा है, तो वो भी उतना ही ज़्यादा इक्वल है, उसके बराबर। अ मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज़ अ प्रिजनर ऑफ हेट्रेड। अब वो क्या बोलते हैं कि जो इंसान दूसरे लोगों की फ्रीडम लेता है, जो दूसरे लोगों की आज़ादी छीन लेता है, वो किस चीज़ का प्रिजनर है, हेट्रेड का। ही इज़ लॉक बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रिजुडाइज एंड नैरो माइंडेडनेस, यानी कि छोटी सोच और प्रिजुडाइज यानी कि फालतू के जो हमारे कंसेप्शंस होते हैं, परसेप्शंस होते हैं, जो कि हम सोचते हैं ये ऐसा है, ये वैसा है, जो हमारे अलग अलग तरह के हम, और जो प्रिजनर ऑफ हेट्रेड है वो किन की जंजीरों के पीछे बंधा हुआ है, प्रिजुडाइज यानी कि जो हम फालतू के कंसेप्शंस बना लेते हैं, जो फालतू की चीज़ें जजमेंट करते हैं कि ये ऐसा है, ये वैसा है, जो ऐसी चीज़ें कर लेते हैं, वो प्रिजुडाइज है। और नैरो माइंडेडनेस यानी कि छोटी सोच। आई एम ट्रूली फ्री इफ़ आई एम टेकिंग अवे समवन एल्स फ्रीडम जस्ट एज श्योरली एज आई एम नॉट फ्री व्हेन माई फ्रीडम इज़ टेकन फ्रॉम मी। मतलब वो ये बोलते हैं
कि हम फ्री तब भी नहीं हैं जब हम किसी और की फ्रीडम ले रहे हैं, और हम फ्री तब भी नहीं हैं जब हम खुद हमारी फ्रीडम किसी और ने ले ली है। यानी कि द ऑप्रेस्ड एंड द ऑप्रेसर अलाइक आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी। वो दोनों ही ह्यूमैनिटी के, इंसानियत के लुटेरे हैं, उन्हें इंसानियत के लुटेरे हैं। यानी कि जो ऑप्रेस्ड है, यानी कि जो जूझ रहा है, और जो ऑप्रेसर है, जो कि जुझा रहा है, जो कि गलत कर रहा है, जिसने कि फ्रीडम